अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मार्केटिंग के हवाले से आज के इस लाइव सेशन में हम बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब देंगे कि जो आम लोगों के ज़हन में भी आते हैं और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स जब किसी नई प्रोडक्ट को, किसी नई सर्विस को लॉन्च करने जाते हैं तो उससे पहले बहुत सारे सवालात जो उनके दिमाग में उठ रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी क्वेरीज होती हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उनको लॉन्च करते हैं, उनका सक्सेस रेट अच्छा हो सके। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो दुनिया की मल्टीनेशनल बड़ी कंपनीज हैं वो भी जब कोई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करती हैं तो उसका जो सक्सेस रेट है वो मेयरली 5 to 7% होता है। और ये बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन है और ये सिचुएशन हमें इस चीज की तरफ भी लेके आती है कि हम जब भी मार्केटिंग के हवाले से किसी प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करने की बात करें तो दिस इज नॉट अ गेम फॉर चाइल्ड, यू नीड टू डू टू मच होमवर्क फॉर दैट। अब उससे क्या मुराद है, यहाँ पे देखें, जब आप किसी प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं मार्केट के अंदर, यहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि इकोनॉमिकल अफोर्डेबिलिटी में लोगों के नहीं आती हैं, या जिस इकोनॉमिक मार्केट के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं, पोजीशन कर रहे हैं, वो मार्केट की अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है, या मार्केट की जो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या मार्केट के जो कंजम्पशन पैटर्न्स हैं उसके ऊपर फॉल नहीं करती। कभी कभी आप देखें कि बहुत सारी न्यू एंट्रेंट कंपनीज आती हैं लेकिन पॉलिटिकल सिनेरियोज कंपनीज को ऐसे मिलते हैं उस कंट्री के अंदर या उस रीजन के अंदर के उनके लिए अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार रखना वो डिफिकल्ट हो जाता है। मार्केटिंग में जब आप नई प्रोडक्ट या सर्विस को लेके आते हैं, आपको अपने इर्द गिर्द सियासी सूरत हाल से यहाँ मुराद ये है, पॉलिटिक्स बेसिकली किसी भी कंट्री के अंदर या जिस रीजन में आप काम कर रहे हैं वहां पे किस तरह से, किस लेवल की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। जो पॉलिटिक्स है बेसिकली, इसको अगर हम थोड़ा ब्रीफली इंट्रोड्यूस करें तो उसका ये मतलब है कि हर वो टैक्टिक, हर वो हरबा, हर वो अमल जो रिसोर्सेस को कैप्चर करने और उसको यूटिलाइज करने के लिए इस्तेमाल हो, जो किसी भी मुल्क के खित्ते या इलाके के रिसोर्सेज हैं उनको कैप्चर करने और फिर अपनी मर्जी के मुताबिक उसको यूटिलाइज करने का जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको मीट करने के लिए आप कोई भी एक्टिविटी, कोई भी बात, कोई भी अमल करते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। तो दुनिया के अंदर मुख्तलिफ पॉलिटिकल सिनेरियोज एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो अनार्की है। अनार्की जिसे हम कहते हैं लाकानूनियत। तो आज भी दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जिसमें माइट इज राइट है, बहुत सारी ऐसी जो है वो आर्म्ड फोर्सेस के अगेंस्ट, या जिसे हम कहते हैं कि फौजी इंतहा पसंदी, या फिर जिसे हम कहते हैं कि अनार्की की सूरत हाल है जहाँ पे लाकानूनियत है, माइट इज राइट है, बहुत सारे जो है वो गैंगस्टर्स या बहुत सारी ऐसी, जैसे सूडान है, तो वो गवर्नमेंट चला रहे होते हैं क्योंकि उनके पास इख्तियार होता है, रिसोर्स का कब्जा उनके पास होता है। तो पॉलिटिकल सिचुएशंस को हमें देखना है। किसी भी जगह जब हम अपनी मार्केटिंग का प्लान बना रहे हैं अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करने के लिए, वी नीड टू ऑब्जर्व। अब इसको पॉलिटिकल के बाद आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उस मुल्क की, आज के सेशन में हम ये बात करेंगे कि एनवायरनमेंट स्कैम क्या है। जब हम मार्केटिंग प्लान बनाते हैं तो किस तरह से हम अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को असेस करें। देखिए, सर्वाइवल बड़ा जरूरी है, और जब आप जो है वो फिट हैं किसी एनवायरनमेंट के मुताबिक बाय डिफॉल्ट, या आप देखिए, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर चांसेस टू सक्सेस तो आपको इन्वायरमेंट को स्कैन करना होगा। इन्वायरमेंट को इन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट एज एक्रोनिम हम पेस्टल कहते हैं, जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल
टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड लीगल इश्यूज हैं। मैं अपने पहले सेशन, इंट्रोडक्टरी सेशन के अंदर इस चीज पे बात कर चुका हूं कि मैं इन्हें फोर्सेस कहता हूं, बिकॉज ये इन्फ्लुएंस करती हैं इंडिविजुअल बिजनेसेस को, ये इन्फ्लुएंस करते हैं इनफरादी तौर पे कस्टमर्स को। तो पॉलिटिकल सिनेरियोज के अंदर हमें ये देखना होता है कि किसी भी कंट्री के अंदर या खिते के अंदर जहां हम जाके अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं या अपनी किसी सर्विस को लेके आ रहे हैं, तो वहां पे पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, पॉलिटिक्स का स्टाइल क्या है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। देखिए, एक कंसिस्टेंट पॉलिटिकल स्टेट जो होती है वो कारोबारियों के लिए, चाहे वो कैसी भी हो, वो कारोबार के लिए हमें फोरकास्ट करने में असिस्ट करती है। अनार्की की सिचुएशन हो सकती है, अनार्की में पॉलिटिकल ऐसी सिचुएशन है जहां पे लाकानूनियत हो, माइट इज राइट हो, जिसके पास पावर है, अथॉरिटी है, डंडा है, जोर है, वो गवर्नमेंट चलाता है। तो उसके बाद में आपकी अनार्की के बाद मोनार्की हो सकती है। मोनार्की जो है ये किंगडम कहलाती है, जैसे सऊदी अरेबिया के अंदर है, जैसे जो है वो इंडोनेशिया के अंदर है। तो कुछ ऐसे ममालिक हैं जहां के ऊपर आज भी बादशाहत चलती है। तो जहां पे बादशाह या क्वीन, जैसे क्वीन एलिजाबेथ जो है वो बरतानिया के अंदर जो है वो रूल कर रही है, तो इसे जो है वो मोनार्क कहते हैं, किंगडम सिस्टम या क्वीन सिस्टम जहां पे पाया जाता हो। फिर पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर ही आपकी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी से मुराद ये है मेजोरिटीज अथॉरिटी, जिस तरफ ज्यादातर लोग वोट कर दें। वोटिंग सिस्टम आमतौर पे जो हम देखते हैं, जैसे पाकिस्तान भी जमहूरी मुल्क कहलाता है। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं मुख्तलिफ, वो अपने अपने एजेंडाज और मंशूर लेके आती हैं और वो कहती हैं कि जी हम इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। इफ पीपल आर बीइंग कन्विंस्ड बाय देम, दे वोट फॉर देम, और उनको हुकूमत बनाने का मौका मिलता है। फिर उसके बाद में आपकी जो है वो डिक्टेटरशिप है। आज भी दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर डिक्टेटरशिप चलती है, जहां पे आर्म फोर्सेस या आर्मी जो है ये मुल्क के रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करके बैठी हो और डिसीजन मेकिंग को, रिसोर्स के कंजम्पशन को और मेजर जो भी मामला मुल्क के अंदर चलती हैं उनको इन्फ्लुएंस करे। तो आपको सबसे पहले देखना है कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है वहां का। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, क्योंकि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है ये देखें, आए दिन कोई ना कोई ऐसा फैसला होता है कि जो बिजनेसेस को मुतासर करता है। जब आपके पास रिसोर्स हैं तो गवर्नमेंट टैक्सेस लगाएगी। जब आपके पास रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा है, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कब्जा है, तो फिर आप अपनी मर्जी से टैक्सेस लगाएंगे, आप अपनी मर्जी से ड्यूटीज लिवाए करेंगे, आप अपनी मर्जी से जो है वो सारी चीजों को करेंगे जो कि अल्टीमेटली बिजनेस फंक्शंस को और बिजनेसेस को मुतासर करते हैं। तो पॉलिटिकल सिनेरियोज के बाद आपने जब भी अपना मार्केटिंग प्लान बनाना है, किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, यू नीड टू बी वरीड अबाउट के पॉलिटिकल सिनेरियोज वक्त में क्या है। तो स्टेबल पॉलिटिकल सिनेरियोज के अंदर ये आपके लिए बड़ा आसान होता है उसको असेस करना और फ्यूचर को फोरकास्ट करना। फिर इकोनॉमिक कंडीशन। अब इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर जो है देखें, डेफिनेटली वी आर मेकिंग प्रोडक्ट्स एंड डिजाइनिंग सर्विसेज so that we can sell them। तो हमें उन्हें बेचना है and we need to earn। अब यहाँ पे हम जब तक अपने इर्द गिर्द पाए जाने वाले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को स्कैन नहीं करेंगे, हाउ वी कैन नो कि जी क्या चल रहा है, कि हमारी प्रोडक्ट बिकेगी कि नहीं बिकेगी। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर या इकोनॉमिक जो इकोनॉमी एज फोर्स काम करती है वो क्या है। सबसे पहले आपके मुल्क के अंदर जो है वो पर कैपिटा इनकम क्या है, फीकस सालाना आमदनी कितनी है। अगर आप पूरे पाकिस्तान या पूरे मुल्क को किसी को भी जो है वो उसकी जो नेशनल इनकम है उसको आप डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन के ऊपर, तो आपकी पर कैपिटा इनकम निकल आती है। अच्छा, पर कैपिटा इनकम ये चीज डिसाइड करती है, नो डाउट इट्स एन एवरेज, और एवरेज के अपने जो है वो कुछ ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन एनी हाउ दिस इज one of many methods to calculate। तो पर कैपिटा इनकम फिकस सालाना आमदनी जो है वो पाकिस्तान की अप्रोक्सीमेटली वेरी करती रहती है। अब इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की
पर कैपिटा इनकम ये आपकी सालाना फिक्स आमदनी कितनी है। तो आमतौर पर इंटरनेशनली इसको जो है वो डॉलर्स के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। तो किसी मुल्क के अंदर या खित्ते के अंदर जहां पर अपनी प्रोडक्ट को लेके जा रहे हैं वहां पर कैपिटा आम इनकम कितनी है, फिक्स सालाना आमदनी कितनी है, लोगों के जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर हैं वो कितने हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर अपनी रोजमर्रा जरूरियात के ऊपर कितना खर्च करता है, डेली बंच ऑफ नीड और डेली बंच ऑफ नेसेसिटीज के ऊपर, जिसमें आपकी रोटी है, कपड़ा है, आपका शेल्टर है, आपकी मेडिकल एंड एजुकेशन, बेसिक चीजों के ऊपर कितना स्पेंड करता है। स्पेंडिंग पैटर्न डिसाइड करवाता है कि जी इस मुल्क के अंदर जो है वो आप जो प्रोडक्ट या सर्विस लेके आएंगे उसकी जो नीड है उसके ऊपर लोग कितना जो है वो स्पेंड करेंगे। फिर उसके बाद में आपकी जो है वो डेफिनेट आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है इसका बहुत गहरा ताल्लुक होता है आपके मुल्क की पॉपुलेशन के साथ। मुल्क की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाती है तो आपकी वही एवरेज जो है वो गिरना शुरू हो जाती है। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से देखना है कि आपका जो मुल्क है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए, यानी कि बैरून ममालिक से जो कंपनीज या अदारे आपके मुल्क में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं उनके लिए कितनी फ्रेंडली पॉलिसीज बना रही है, उन्हें टैक्स एग्जम्पशंस दे रही है, उन्हें अच्छी लोकेशंस के ऊपर जो है वो प्रोविजन दे रही है अपने अदारे स्टैब्लिश करने की। फिर इंपोर्ट पॉलिसीज हैं या उनको जो है वो लेबर का प्रोविजन है, रॉ मटेरियल्स का प्रोविजन है, उसके ऊपर कैसे फैसिलिटेट कर रही है। तो इकोनॉमी जो है या इकोनॉमिक फैक्टर या फोर्स जो है ये बहुत ज्यादा वाजे और वाइटल रोल प्ले करती है, एंड वी नीड टू एड्रेस देम बिफोर लॉन्चिंग एनी प्रोडक्ट। फिर उसके बाद आपके सोशल एस्पेक्ट्स हैं। सोशल से मुराद मुआशरा है, मुआशरे से मुराद आपके जो लोग किसी भी कम्युनिटी के अंदर रहते हैं उनके हकायक, बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू देम। और यहाँ पे जब हम सोशल की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं इन क्रक्स ये बात कर देता हूँ कि जो आदाद मर्दम शुमारी डेमोग्राफिक फैक्ट्स होते हैं आमतौर पे ये बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा होते हैं आपके सोशल स्टैटिस्टिक का, जिसमें यह है कि जी पॉपुलेशन टोटल कितनी है, फिर उसके बाद में टोटल पॉपुलेशन में से जो है वो मेल फीमेल के रेशियो क्या है, फिर लोगों की क्वालिफिकेशन बेसिस क्या है, पढ़े लिखे हैं लोग या पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे हैं तो कितने पढ़े लिखे हैं। फिर उसके बाद में आपका जो है वो जेंडर बैलेंस के साथ साथ जो है वो आपका ग्रोथ रेट क्या है, सालाना शरह पैदाइश क्या है, शरह अमवात क्या है, फिर उसके बाद में मोर्टेलिटी रेट जो है, फर्टेलिटी रेट क्या है, कितने जो है वो बच्चे जो है वो पैदा होते हैं फी कस जो है वो ऑन एवरेज किसी भी कंट्री के अंदर। तो ये चीजें फिर लोगों की जो सोशल स्टैंडिंग है, अमीर है, कोई गरीब है, कोई मिड जो है वो इकोनॉमिक स्टैंडिंग के अंदर लोग हैं, जिसे हम कहते हैं अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास के अंदर डिवाइड करते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है या सर्विस है ये किस इकोनॉमिक क्लास को या किस सोशल स्टेटस के लोगों को जो है वो एड्रेस कर रही है, ताकि आप उसी थीम को लेके चलें। इंट्रोडक्टरी सेशन में ये भी मैंने बात की थी कि आपकी जो प्रोडक्ट का कैंपेन होता है थ्रू आउट ये सारी चीजें चलती हैं। मैंने नेस्ले बुनियाद की एग्जांपल दी थी कि वो उनका एक जो है वो मिड क्वालिटी का प्रोडक्ट है, तो जिसको वो इवन मेड्स और जो है वो मीडियम टू लो इनकम ग्रुप के लोगों को भी एड्रेस कर रहे हैं कि आपके बच्चे भी इसको पी सकते हैं। तो 100 रुपए में इतने ग्लास बन जाते हैं, तो 100 रुपए तो मतलब अब किसी भी आम बंदे के भी जो है अफोर्डेबिलिटी का वो मैटर है। तो इकोनॉमिक कंडीशंस को आपको ऑब्जर्व करना है। फिर आपके जो आपके मुल्क की जो करेंसी है दूसरी आलमी करेंसियों के मुकाबले में उसकी जो एक्सचेंज रेट है वो कितना है, इस चीज को देखना है। अब यहाँ पे आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है जिसमें आपके इकोनॉमिक ड्रॉबैक्स और सेटबैक्स भी आ सकते हैं, माजी के अंदर आपकी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस क्या रही है, इस चीज को देखें। इसके लिए मोस्ट सूटेबल और अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिक्स, चाहे वो सच्चा है या झूठा है, वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिहाज से बात करें, गैलप या बिजनेस इनसाइडर या बिजनेस रिव्यू और इस तरह के बहुत सारे जो है वो
मीडियाज हैं जहां से आपको जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है जो आपको स्टैटिस्टिक इंफॉर्मेशन प्रोविजन कर सकता है। उसके अलावा अरोरा मैगजीन है, वो आपको सोशल ट्रेंड्स के ऊपर भी बात कर देता है और जो नई लॉन्चेस हैं उनको आप देख सकते हैं उसके ऊपर। मार्केटिंग के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आई वुड सजेस्ट देम कि वो अरोरा दी पर्पल मैगजीन भी उसे कहते हैं, अरोरा को सब्सक्राइब करें। एंड आई वुड हैव सम पुल कि हम जो है वो अरोरा को सब्सक्राइब करें और कंसल्ट करें कि अरोरा है क्या और वो किस तरह से मार्केटिंग और प्रमोशनल मिक्सेस को जो है ऑब्जर्व करता है हमारे इर्द गिर्द, ताकि हमें लेटेस्ट मार्केटिंग ट्रेंड्स को पता चल सके। कंपटीशन के अंदर मौजूद मुख्तलिफ कंपनीज किस तरह से जो है वो मार्केटिंग कर रही हैं, किस तरह से अपने प्रमोशनल मिक्स को मैनेज कर रही हैं, कौन सी प्रोडक्ट कौन सी सर्विसेज किस तरह के लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, उनके सीईओज, डायरेक्टर्स और कंट्री मैनेजर्स क्या कहते हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के हवाले से। सोसाइटी की जब हम ऑन दी अदर हैंड बात करते हैं तो सोशल चीजों के अंदर जो है ये चीज आ जाती है कि फैमिली का साइज कितना है, फिर जो बच्चे हैं उनका बर्थ रेट के साथ साथ उनका जो है वो उम्रों का गैप कितना कितना है, ठीक है। फिर सोसाइटी के अंदर आपका जो है वो जात बरादरी के साथ आपका जो कमिटमेंट है वो नजर आता है। फिर सोसाइटी के अंदर आप जहां रह रहे हैं, गली में, मोहल्ले में, गांव में, टाउन में, तो आप जिस क्लास के अंदर रह रहे हैं उस क्लास का जिक्र आता है, क्योंकि प्रोडक्ट के साथ या उसका जो कंज्यूमर है, जो उसका कस्टमर है, उसके साथ उसकी एसोसिएशन को रिफ्लेक्ट किया जाता है थ्रू आउट। तो फिर अब आप देखिए ना, जब आप बात करते हैं कि आप खाद की किसी कंपनी ने कोई खाद लॉन्च की है या कोई पेस्टिसाइड लॉन्च कर दिया है या कोई इससे रिलेटेड कोई चीज जो है वो ज़राअत से रिलेटेड लॉन्च कर दिया, ट्रैक्टर लॉन्च कर दिया, वहां पे आप ये नहीं दिखा सकते कि जनाब एक मॉल के बाहर जो है वो एक किसान कुल्ला बांधे हुए, धोती कुर्ता पहने हुए जो है वो ट्रैक्टर लेके आ गया जी मैं शॉपिंग करने आया हूँ। ऐसा हरगिज नहीं होगा। आपको हमेशा फील्ड के अंदर, खेतों के अंदर या गांव में किसी डेरे के ऊपर ये जो है वो सारे का सारा जो आपका वो प्लेट आपका कैप्चर होगा ये सारी चीज। तो यहाँ पे जो आपका तो ये सारे का सारा जो आपका प्लॉट है वो कैप्चर हो गया डेयरी के ऊपर, जरई फार्म के ऊपर, किसी डेयरी फार्म के ऊपर, ताकि वो दिखाया जा सके कि ये ट्रू स्पिरिट में। अब हालांकि हर आम बंदे को पता है कि जिसको चौधरी साहब बना के वो प्रेजेंट कर रहे हैं वो एक एक्टर है, लेकिन पोजीशन करना मकसद है आम लोगों के जहन में कि ये पिंड का कोई चौधरी है, ये एक जमींदार है, ये एक आम किसान है, ये किस नौजत का बंदा है। तो आपको उसी लिहाज से अपनी सारी चीजों को फिर थ्रू आउट लेके चलना होता है। तो आपकी सोशल जो फोर्स है उसके हर पर्सपेक्टिव को देख के आपको चलना होता है कि प्रोडक्ट को बनाने से पहले। और ये मैं बात बता दूं, ये जो सारे हम एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहे हैं ये मार्केटिंग प्लान बनाने से पहले हमें करना है, और मार्केटिंग प्लान बनाने के इनिशियल जो एक्टिविटीज हैं उनमें ये शामिल है। फिर सोशल एस्पेक्ट को देखने के बाद हमें देखना है टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस को। अब जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी आज के दौर में कोई कॉन्स्ट्रेंट या लिमिटेड एस्पेक्ट नहीं है। तो अब देखिए आए दिन हमें इस चीज को देखना पड़ता है कि नई टेक्नोलॉजी आ गई है, रॉ मटेरियल्स नए नए आ रहे हैं, मशीनें नई नई आ रही हैं, तो काम करने के तरीके नए नए आ रहे हैं। अब ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं इसने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। तो हम अपने मुल्क के अंदर रहकर भी इन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को इग्नोर नहीं कर सकते, बाईपास नहीं कर सकते, आंखें बंद करके इनको हम छोड़ नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि हम अपने मुल्क के अंदर टेक्नोलॉजी बनाएं या ना बनाएं, पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है और वो हमें पीछे छोड़ रही है। तो ऐसी सूरत में टेक्नोलॉजी या इनोवेशंस को जो है उनका नंबर एक तो उनका एग्जिस्ट करना कि आपका मुल्क जो है वो टेक्नोलॉजी बना रहा है या टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है या लैग कर रहा है, टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन में पीछे है, नंबर एक। नंबर दो, फिर जब टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी की डेफिनेट जब भी टेक्नोलॉजी आती है या इनोवेशंस आती हैं तो वो इनिशियल लेवल के ऊपर एक्सपेंसिव होती है और वो हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होती है।
तो इसीलिए जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं या अंडर डेवलप कंट्रीज होती हैं, उनके लिए टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन वो उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो अफोर्डेबिलिटी होती है। और दूसरी बड़ी रुकावट उसका जो फियर होता है कि हम कैसे अडॉप्ट करेंगे, हमें टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा, हम तो रवायती तरीके से काम करते आए हैं या पहले हम ऐसे काम करते थे, हम किस तरह से जो है वो किसी नई चीज को सीखें, तो ये उसके रास्ते में रुकावट आती है। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का जो अडॉप्शन है ये हमें देखना है किसी जगह के ऊपर भी। आप जब कोई नई प्रोडक्ट या सर्विस खासतौर पे ऐसी चीज लेके आते हैं जो कि पहले से हटके है, तो फिर लोगों की जो अडॉप्टेबिलिटी है या अडेप्टेबिलिटी है उस टेक्नोलॉजी को लेके वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो इरा है इसने लोगों को एटलीस्ट, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए से हो, चाहे वो न्यूज चैनल्स के जरिए से हो, लोगों को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। कि मतलब हम देखते हैं मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स को, चीजों को, कि टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के अंदर कैसे चल रही है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, वो किस तरह से मुख्तलिफ फील्ड्स ऑफ लाइफ के अंदर काम कर रही है। तो हमें टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को देखना है, फिर एनवायरमेंटल फोर्सेस को हमें देखना है। अब आज के दौर में पूरी दुनिया के अंदर जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं ये लीगल से भी बियॉन्ड जा चुका है मामला। पीपल, ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट्स आर टेकिंग इट सीरियस एंड पर्सनल। उसकी वजह यह है हम जिस एनवायरमेंट में, अब ये जो एनवायरमेंट है ये आबो हवा है, ये जो एनवायरमेंट है ये क्लाइमेट है। अब यहाँ पे ये देखें कि पिछले कुछ सालों से गर्मियों में इंतहा की गर्मी पड़ रही है, सर्दियों में इंतहा की सर्दी पड़ रही है, और जो है वो स्मोक आ गई है पूरी दुनिया के अंदर। अक्सर इंडस्ट्रियल मुल्कों के अंदर जो है वो स्मोक तो पहले से कई गुना ज्यादा जो है वो नुकसान पहुंचा रही है। और उसकी वजह क्या है? हमने जो है वो दरख्तों को डिफॉरेस्टेशन ज्यादा शुरू कर दिया, दरख्तों को बहुत तेजी से काट दिया है। फिर हमने जो है वो ऐसी गैसेस को कंज्यूम करना शुरू किया है या रिलीज करना शुरू कर दिया है इंडस्ट्री की यूटिलिटी के अंदर, जो कि हमारी ओजोन लेयर को बर्बाद कर रही हैं। और हम ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि दरख्तों और दीगर चरिंद परिंद के लिए जो है वो नुकसानदेह है। इवन वो वाले जानवर और परिंदे और हयात जो है वो उससे मुतासर हो रही है। देखिए समंदरी हयात का हमारे शॉपिंग बैग के साथ क्या कंसर्न है? हम जो बॉटल्स पी रहे हैं पेट, उनके साथ क्या कंसर्न है? लेकिन वो इनसे मर रहे हैं। जब हम कहीं भी रुथलेसली उसको फेंक देते हैं बेदर्दी के साथ, वो इनहेल कर रहे हैं, निगल रहे हैं, फंस रहे हैं, इनके अंदर मर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमें जो है वो अब ट्रैक कर रही है। ये लीगल एस्पेक्ट भी है। मैं आपको बता दूं कि आप जो भी रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल करते हैं, आप जो भी मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, आप जो भी प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, स्टेप्स करते हैं, वो हर लिहाज से एनवायरनमेंट के लिए अच्छा हो। अब एनवायरनमेंट में यहाँ पे एयर पोल्यूशन है, अब हवा को आलूदा करें या उसको जरूरत से ज्यादा गर्म या ठंडा करें, आपका प्रोसेस ऐसा हो तो डेफिनेटली आप क्लाइमेट को छेड़ रहे हैं। फिर आप ऐसी गैसेस इस्तेमाल करते हैं, आप रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री के अंदर खास तौर पे, या जहाँ पे कंबशन या बर्स्ट हो रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, या फिर बहुत ज्यादा आग का या हीट का इस्तेमाल है प्रोसेसिंग के लिए, तो वहां पे आप देखें आप क्लाइमेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। फिर आप जब अपनी मुख्तलिफ तरह की नीड्स के लिए दरख्तों को काटते हैं, पौधों को काटते हैं, तो अब ज़राअत के लिए आप देखें पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड्स, ये मुख्तलिफ मेडिसिन्स जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप अल्टीमेटली देखें आपने तो अपने खेत के अंदर उसको किया है, लेकिन जब बारिशें होती हैं या सैलाब आते हैं तो वही जो मेडिसिन हैं, वो अद्वियात जो हैं या जहर हैं, वो धुल के वॉश होते हुए दरियाओं में, नदी नालों में और फिर अल्टीमेटली समंदरों में जाते हुए अभी हयात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमें जो है वो अपने एनवायरनमेंट के हवाले से भी पूरी दुनिया अब अवेयर है और इसके ऊपर काम कर रही है। इस तरह के फ्यूल इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं जो कि एफिशिएंट हों, जो कि फिजा के अंदर जहरीली गैसें और मवाद को कम से कम रिलीज करें। अब यहाँ पे जो है वो ये एक
इखलाकी जिम्मेदारी, एथिकल पर्सपेक्टिव भी बन चुका है, ये एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। पूरी दुनिया के अंदर कवानीन बने हुए हैं कि आप इस तरह के, अब देखें अभी रिसेंटली पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो उनकी जजमेंट है, उनका एक फैसला है, उनके ऑर्डर्स हैं कि आप ये जो शॉपिंग बैग है इसको उसके बैन कर दिया गया है। तो अब कहीं भी अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर शॉपिंग बैग इस्तेमाल हो रहा है किसी भी जगह के ऊपर, तो बिलखसूस जो शॉपर्स हैं, जो उमूमी दुकानदारियां हैं उनके अंदर, तो वो इलीगल है। तो यहाँ पे मतलब इन नुकसानात को देखते हुए लॉ इन्फोर्समेंट भी एक्टिव होती है। तो हमें लीगल पर्सपेक्टिव देखना है अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को डिजाइन करते हुए। फिर आपकी जो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स अभी मैंने जिक्र किए, तो लीगल की अब मैं बात कर रहा हूं, तो लीगल पर्सपेक्टिव क्या है? अगर जब हम कारोबारी दुनिया के अंदर लीगल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो उसमें पहली बात यह आती है कि कॉपीराइट, पेटेंट राइट्स वगैरह आपके, फिर आप जो ट्रेडमार्क वगैरह रजिस्टर कराते हैं इनको कितना तहफ़्फ़ुज़ है, इसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट मौजूद है जिसके तहत आप जो भी इंटेलेक्चुअल काम, यानी कि यहाँ जहन से निकाले हुए आइडियाज को जब आप अमली शक्ल देते हैं तो उसको तहफ़्फ़ुज़ देने का ये कानून है। ये इंटरनेशनली भी ये वर्क करता है क्योंकि हमारी बहुत सारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हमारी मुल्क की हदूद से बाहर जाती हैं, ये दूसरे मुल्कों से हमारे मुल्क की हदूद के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे जब आप कोई आइडिया बनाते हैं, कोई क्रिएटिविटी या इनोवेशन करते हैं, उसको कोई दूसरा कॉपी ना करे, क्योंकि वो आपका आइडिया है, आपने उस पर दिमाग लड़ाया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, उसको बनाया है, उसको प्रोटोटाइप किया और सारे के सारे रिस्क लेते हुए, सारी की सारी सरदर्द लेते हुए इस प्रोडक्ट को बना के आप मार्केट में लेके आए हैं। तो ये नहीं है कि कोई भी बंदा उस प्रोडक्ट को उठाए और हफ्ते 10 दिन के अंदर उसको कॉपी बनाए और कॉपी बना के बेचना शुरू कर दे। तो आपका जो इंटेलेक्चुअल है, आपके यहाँ पे जो अपने दिमाग का तसर्रुफ किया है, आपने अपने जो आइडिया को, ब्रेन चाइल्ड को जो है वो बड़ा करके एक प्रोडक्ट या जो है वो सर्विस की सूरत में मार्केट में लेके आए हैं, वो तो फिर गया, उसका क्या तहफ़्फ़ुज़ है। तो इस तरह की चीजों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और दूसरे नंबर पे जो है वो अडल्ट्री या मिलावट वगैरह को डिस्करेज करने के लिए लोगों के पास क्वालिटी की म्यारी चीजें पहुंचें और जो कंपनीज म्यारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाने वाली हैं उनकी तरफ से पहुंचे। तो इन चीजों को इंश्योर करने के लिए लीगल पर्सपेक्टिव्स हैं, जिसमें आपके ट्रेडमार्क्स हैं। जैसे आप देखें कोई एक ट्रेडमार्क है, जैसे पेप्सी है, कोक है, मैकडोनल्ड है, पाकिस्तान में जो है वो कुछ हमारे क्लॉथिंग के ब्रांड्स हैं जिसमें जो है वो खादी है, चनमन पाकिस्तान का जो है वो ब्रांड है। अब ये जब आपके जो वो सर्विस है, बोरजान है, जब आप अपनी प्रोडक्ट्स को, उसके डिजाइन को, स्टाइल को, साइज को, कलर स्कीम को और ऐसे पैटर्न्स को आप जो है वो रजिस्टर करवा लेते हैं, तो ये आपके कॉपीराइट बन जाते हैं। आप उसी चीज का एक खास नाम बना के जब उसको बेचना शुरू कर देते हैं तो वो आपका ट्रेडमार्क है, जिसे आप मार्का भी कहते हैं। तो आप देखिए पेप्सी के एक खास अंदाज में पेप्सी का लोगो, मोनो और उसका नाम जो लिखा हुआ है, ये उसका ट्रेडमार्क है। तो कोई, अब आप देखें एक मैं एग्जांपल देता हूं, पूरे हमारे फैसलाबाद के अंदर बिलखुसूस जो है वो देखें आइडियल, या कराची से, इवन ओरिजिनल तो ये कराची से बिलोंग करते हैं। तो आइडियल ओरिजिनल एक कंपनी है जो कि कन्फेक्शनरी और बेकरी आइटम्स बनाती है। अब यहाँ पे किसी ने उसके साथ जो है वो न्यू आइडियल लगा लिया, किसी ने उसके साथ जो है वो सुपर आइडियल लगा लिया, किसी ने उसके साथ जो है वो पंजाब आइडियल लगा लिया, फैसलाबाद आइडियल लगा लिया। इसी तरह से मुझे जो है वो गुजरांवाला, गुजरात साइड के ऊपर सैनिटरी फिटिंग का बहुत ज्यादा काम है। सुपर एशिया या एशिया के नाम से पहले जो है वो सैनिटरी फिटिंग को इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब उसके साथ लतीफे एशिया, अली एशिया, पंजाब एशिया, मुगल एशिया, फलाना एशिया, एशिया का लफ्ज डोमिनेट है, उसके साथ आगे पीछे कुछ ना कुछ लगा के, तो दे आर मैनिपुलेटिंग द ट्रेडमार्क। और आम लोगों को ये जनाब एशिया की है टूटी, ये जी एशिया के सिरेमिक है,
तो मतलब इस तरह से आप ट्रेडमार्क को और इन चीजों को जो है वो उसका फायदा या नाजायज फायदा लोग उठाते हैं, जिसकी वजह से इसको लीगल पर्सपेक्टिव में डाला गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर। तो फिर लीगल के साथ साथ इन चीजों बिजनेस पर्सपेक्टिव से हटके लॉ इन्फोर्समेंट में ये भी है कि आपके मुल्क के अंदर कवानीन की पासदारी कितनी है, कानून है कि नहीं है, अगर है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी है, अगर इम्प्लीमेंटेशन है तो वायलेशन करने वालों को या ऐसी कंपनी अदारों या लोगों को जो कि आपके इन सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए सजाएं क्या हैं, अगर वो सख्त हैं, स्ट्रिक्ट हैं मामलात, तो फिर कारोबारी को डेफिनेट तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तो ये एक मुख्तलिफ जो है वो मुख्तसर सा रिव्यू मैंने दिया पेस्टल का, इसे हम जो है वो इन एब्रीविएट पेस्टल कहते हैं। तो पेस्टल को देखना बहुत जरूरी है जब भी हम अपना मार्केटिंग प्लान बनाते हैं। तो पेस्टल के बाद हम बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस की। स्वॉट इज आल्सो एन एब्रीविएशन ऑफ 4 अल्फाज: स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। देखें, इसको आप किसी भी लेवल के ऊपर स्वॉट को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। स्वॉट से मुराद जो है वो ये है कि आप जब भी एज एन इंडिविजुअल, एज अ फर्म, एज अ इंडस्ट्री काम करने जाएं तो यू शुड हैव, रादर मैं यहां पे कहूंगा यू मस्ट हैव अ डिटेल्ड स्कैन ऑफ योर स्ट्रेंथ्स, ऑफ योर कंपनी, ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सराउंडिंग्स। अब यहां पे मैं चले इनफरादी तौर पे एक इंडिविजुअल की बात करता हूं। स्वॉट में आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है? अगर कोई कॉन्फिडेंट है तो उसकी स्ट्रेंथ है। अगर किसी का इंग्लिश स्पोकन या उर्दू स्पोकन अच्छा है, या वो पख्तून किसी इलाके में और उसको सराइकी आती है, उसको पश्तो आती है, तो ये उसका स्ट्रेंथ है। तो आपकी स्ट्रेंथ जो किसी इन्वायरमेंट के अंदर आपके लिए मुआवन फैसिलिटेटिंग फैक्टर हो, वो आपकी स्ट्रेंथ है। फिर W स्टैंड्स फॉर वीकनेस। अब वीकनेस से मुराद आपकी कमजोरी या खामी है। आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में, मैं इन्हीं फैक्टर्स को लेकर चलता हूं, आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहां पे आपके इर्द गिर्द सभी लोग जो वो इंग्लिश बोलते हैं और आपको इंग्लिश आती नहीं है। आप एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर हैं जहां पे आप जो है वो एक ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि क्वालिटी की है, और आपके इर्द गिर्द सारे लोग जो हैं वो जो बैठे हुए हैं वो क्वालिटी की प्रोडक्ट नहीं बना रहे। क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाना ये आपकी स्ट्रेंथ है, उनके लिए उनकी वो वीकनेस है। तो आपको ये समझना है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है। फिर आपको ये देखें, इदराक ये सबको होता है कि उनकी वीकनेस क्या है, उनमें खामी क्या है, कौन सी चीज या एरिया ऐसा है जिनमें वो वीक है। तो आपकी वीकनेस को देखें। वीकनेसेस को देखने के बाद आपने देखना है अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए नहीं है अकेले के लिए, अपॉर्चुनिटीज अकेले आपके लिए नहीं है, अपॉर्चुनिटीज अकेले किसी ABCD फर्म के लिए नहीं है, अपॉर्चुनिटीज सबके लिए होती हैं। तो अपॉर्चुनिटी से मुराद ये है कि अगर किसी इलाके के अंदर जो है वो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, बच्चों की बर्थ जो है वो उसका रेट बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे डायपर कंपनीज हैं, वहाँ पे बेबी प्रोडक्ट्स की कंपनीज हैं, वहाँ पे जो है वो आपकी जो पीट से रिलेटेड, नौमरूद बच्चों से रिलेटेड दूध की जितनी भी कंपनीज हैं, मिल्क पाउडर, फार्मूला पाउडर बनाती हैं, मेडिसिन बनाती हैं, अब उनके लिए वो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, दे कैन लॉन्च देयर प्रोडक्ट्स ओवर देयर। उनकी टारगेट मार्केट एग्जिस्ट करती है, वहां जरूरत है, नीड है या नीड को क्रिएट किया जा सकता है। मुहिम तौर पे मार्केटिंग के अंदर ये भी गट होता है कि वो नीड को क्रिएट भी कर सकता है, वो नीड को राइज भी कर सकता है। तो आपने जो अपॉर्चुनिटीज है अपने इर्द गिर्द, उन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना है, ताकि वो जो अपॉर्चुनिटीज हैं, अच्छा जो लोग अपॉर्चुनिटीज को इनकैश कर लेते हैं वही कर पाते हैं जिनके अंदर स्ट्रेंथ्स होती है, जिनके अंदर एबिलिटीज और काबिलियत होती है, वही इर्द गिर्द की अपॉर्चुनिटीज को कैश करते हैं। वरना जिनके पास अपॉर्चुनिटीज को इनकैश करने के लिए स्ट्रेंथ्स नहीं होती, वो खौफजदा रहते हैं, उनकी कमजोरियां उनके लिए थ्रेट्स को क्रिएट करती हैं। तो थ्रेट क्या है? देखें, यही अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं या कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई और आप में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप उस नई टेक्नोलॉजी को खरीद सकें
अडॉप्ट कर सकें और लेके चल सकें। तो डेफिनेटली वही टेक्नोलॉजी जो लोग ऑप्ट कर लेंगे, जो खरीद लेंगे, चला लेंगे, आपके लिए वो थ्रेट बन गया। आपकी कंपनी, आपकी प्रोडक्ट, आपके इदारे के लिए वो थ्रेट बन गया। और अब देखिए बहुत सारी कंपनीज हैं वो मैं मेहरान की बात करता हूं। सुजुकी ने मेहरान लॉन्च की। पाकिस्तान शायद दुनिया के चंद एक ममालिक में से है जहां पे एक एक वेरिएंट या एक बनी हुई प्रोडक्ट जो है वो 3-3 सदियां चलती रहती है। तो मतलब लोग आज भी मतलब बहुत सारे लोगों को अफसोस हो कि वो बंद की हुई है। अब देखिए जितनी प्राइस के अंदर वो मिल रही है उतनी प्राइस के अंदर रिलेटिवली कुछ करीब करीब मिलते आपको जापानीज कारें मिल रही हैं जिनमें इतने ज्यादा अच्छे फीचर्स हैं जो कि आज भी पाकिस्तान की बहुत सारी कंपनीज ऑफर नहीं कर रही हैं, या कर रही हैं तो वो इतनी एक्सपेंसिव ऑफर कर रही हैं कि वो लोगों की अफोर्डेबिलिटी में नहीं है। उनके इकोनॉमिक्स, उनकी इकोनॉमी उनको जो है वो अफोर्डेबिलिटी से निकाल देती है। तो अब उसमें सेफ्टी फीचर चेक करें जिसमें अलाय रिम दे रहे हैं, वो उसके अंदर एयर बैग दे रहे हैं। खुदा ना खासा एक्सीडेंट हो जाता है तो एयर बैग आपकी सेफ्टी, आपकी जान को बचाता है। फिर एयर कंडीशनिंग बड़ी अच्छी है, गाड़ियों का इंटीरियर बहुत अच्छा है, एरोडायनेमिक गाड़ियां हैं, फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियां हैं, तो फिर उनका एस्थेटिक बड़ा अच्छा है, खूबसूरत है। और पाकिस्तानी गाड़ियों को आज भी आप देखें जो मेहरान है, बुलान है, सुजुकी की बहुत सारी गाड़ियां हैं। तो अब मौजूदा दौर में मैं ये कहूँ कि किसी दौर में ये सस्ती होती थी, अब ये सस्ती भी नहीं है। उसके बावजूद जो है टेक्नोलॉजी अडॉप्शन जो है वो इन्होंने नहीं की, इन्होंने डिजाइन में वो चीजें नहीं चेंजेस की। तो पिछले 8-10 सालों से जो है वो जब तेज हुआ ये मामला कि इम्पोर्टेड गाड़ियां जो है वो पाकिस्तान में आना शुरू हो गई कस्टम क्लियर होके, तो उनके फीचर्स को और इनको आपस में जब रखा जाए तो जमीन आसमान का फर्क है। तो वो जो जमीन आसमान का फर्क है उसने 3वीं सदी में आके सुजुकी को मजबूर कर दिया कि वो मेहरान को बंद करे। और वैगनार जो रिलेटिवली कुछ बेहतर फीचर लेके आई है, या आल्टो रिलेटिवली कुछ बेहतर फीचर लेके आई है, तो उन्हें मजबूर कर दिया कि इंटीरियर को बदलो भाई, इसके सिक्योरिटी फीचर्स को बदलो, गाड़ी की एस्थेटिक को बदलो, इसमें एयर कंडीशनिंग अच्छी करो, इसको अलायरिंग दे दो, इसके पावर स्टीयरिंग कर दो, इसको कुछ तो इसमें मतलब एडवांसमेंट्स करो, वरना क्या होगा। वरना जितनी भी जापानीज या इंपोर्टेड गाड़ियां आ रही हैं वो आपको मार्केट से उड़ा के रख देंगे। जब कस्टमर को एक अच्छी चीज मुहैया है तो वो क्यों आप इंफीरियर और हल्की या घटिया क्वालिटी की प्रोडक्ट को प्रेफर करेगा। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है। तो स्वॉट एनालिसिस करना अपनी जात के लिए, या आप अपनी जात के लिए भी कर सकते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरी वीकनेसेस क्या हैं, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, और कौन कौन सी चीजें मेरे लिए थ्रेट हैं। आप इनफरादी तौर पे अपने लिए इस चीज को करें। आप जब अपना मार्केटिंग प्लान बनाते हैं तो आप अपनी कंपनी के लिए करें। आप जब मार्केटिंग प्लान बनाते हैं आप अपनी प्रोडक्ट के लिए इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्वॉट एनालिसिस इज अ क्रूशियल पार्ट बिफोर डूइंग एन एनवायरमेंट स्कैन। अच्छा, अब एनवायरमेंट स्कैन में हमने बात की सबसे पहले पेस्टल के अंदर मैक्रो लेवल के, यानी कि बड़े पैमाने के वो फैक्टर्स जो कि कंपनी या अदारे को तो मुतासर करते हैं। एज एन इंडिविजुअल एक आम आदमी या एक आध अदारा ये उसे मुतासर नहीं कर सकता। फिर हमने बात की स्वॉट एनालिसिस की। इन दोनों के बीच में एक और चीज है जिसे हम कहते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट, अब माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर भी आपका जो है वो इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, माइक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और माइक्रो इंटरनल एनवायरनमेंट। तो माइक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या मुराद है, आपके अदारे या कंपनी की जो प्रेमिसेस या हदूद हैं उसके अंदर अंदर जो फैक्टर्स पाए जाते हैं वो हैं तो माइक्रो, लेकिन इंटरनल एनवायरनमेंट। और जब आपकी कंपनी की प्रेमिसेस से बाहर, आपके कंपनी के जो है वो अदारे की हदूद के बाहर चीजें हैं जिनका डायरेक्टली आपके साथ ताल्लुक है, जो मैक्रो है इनडायरेक्टली ताल्लुक करती हैं लेकिन करती हैं। जो माइक्रो एनवायरनमेंट है ये डायरेक्टली। तो स्वॉट एनालिसिस और तो यहां पे जब हम बात करते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स की तो उसमें स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं, जिसमें स्टेक होल्डर से मुराद ये है कि वो लोग, वो अदारे, वो फैक्टर्स जो इनडायरेक्टली
किसी न किसी तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, मुतासर करते हैं, जिसमें आपका कस्टमर या कंज्यूमर, जिसमें आपके सप्लायर्स या वेंडर्स जो कि आपको रॉ मटेरियल्स और दीगर चीजें मुहैया करते हैं कंपनी या अदारे को, जिसमें आपके जो कंपेटिटर्स हैं। अब आप देखें, कंपेटिटर्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं हम जिस तरह की प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को लॉन्च करते हैं या जो मामला हम करते हैं वो हम अपने कंपटीशन से जो है वो मुसलसल उसको जो है वो फेस करते हैं। फिर आपके इर्द गिर्द जो सोसाइटी है वो आपको फराहम कर रही है लेबर फोर्स, यानी कि आपके जो मुलाजमीन हैं वो। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी प्रेमिसेस के अंदर हैं। आपकी प्रेमिसेस के अंदर क्या है जी, जिसमें सॉफ्ट इश्यूज के अंदर आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, जिसमें सॉफ्ट इश्यूज के अंदर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वैल्यूज एंड नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस की जाती हैं वो हैं। फिर उसके बाद में आपकी जो लेबर या वर्क फोर्स है, जिसे इंटरनल कस्टमर भी कहा जाता है, वो आपके इंटरनल माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आ जाती हैं। फिर आप जो रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मशीनरी या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो आपके अदारे के अंदर इंटरनल माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या चीजें चल रही हैं उनको मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी क्वालिफिकेशन बेस क्या हैं, वो टेक्नोलॉजिकली कितने एडवांस्ड हैं, उनकी टेक्निकल वोकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंसेस क्या हैं, उनकी एज क्या है, उनकी जेंडर रेशो क्या है, इस चीज को देखा जाता है। फिर उसके बाद में आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में आपके जो एसेट्स हैं, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, वो अपग्रेडेड है या अपग्रेडेड नहीं है, आप किस नौयत और किस लेवल का जो है वो जो टेक्नोलॉजी है उसको ऑप्ट कर रहे हैं। आपकी जो लेबर फोर्स है वो टेक्नोलॉजी से कितनी अवेयर है या फियर करती है कि जी हमें इसको करना है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा हबीब बैंक लिमिटेड की, HBL के नाम से जिसे हम जानते हैं। इस वक्त कमर्शियल बैंक्स के अंदर पाकिस्तान का ब्रांच नेटवर्क के हवाले से और बिजनेस वॉल्यूम के हवाले से मतलब टॉप 1 और 2 बैंक्स में ये फॉल करता है। तो मैंने इसकी एवोल्यूशन देखी है, वो इसे इवॉल्व होते देखा है। इवॉल्व होने से मुराद ये है कि इसका जो नया इमेज इस वक्त आप देख रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। Previously, I was availing a credit card facility from Citibank. Citibank एक अमेरिकन बैंक था पाकिस्तान में, जो कि जब 2005 से 2008 के बीच में इकोनॉमिक क्राइसिस पूरी दुनिया के अंदर आया तो वो तकरीबन सारी दुनिया से खत्म होके अमेरिका की हद तक या चंद एक ममालिक की हद तक महदूद होकर रह गया। तो उस वक्त मेरे पास इसकी जो है वो इसका एक क्रेडिट कार्ड था 1.5 लाख रुपए की लिमिट का गोल्ड कार्ड। तो उसको मैं अवेल कर रहा था। तो जब ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो इसके बिजनेस को वाइंड अप इन्हें करना पड़ा, बैंकरप्सी डिक्लेयर हो गई, बहुत सारे ममालिक के अंदर बैंकरप्ट हो गया ये बैंक बताते खुद। तो उस वक्त इसकी जो क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी थी या पर्सनल लोन था, इसको हबीब बैंक लिमिटेड यानी कि HBL ने खरीदा और उन्हीं दिनों में वो इवॉल्व हो रहा था इनटू एन इमर्जिंग बैंक। तो इससे पहले एक सरकारी बैंक था जिसमें रिटायरमेंट की एज थी, जिसके अंदर जो है वो बूढ़े लोग जो है वो काम कर रहे थे, जिन्हें कैलकुलेटर चलाना आता था बस और मैनुअल एंट्रियां करनी आती थी। बड़े बड़े जो है वो लेजर्स होते थे, तकिए जितने बड़े बड़े रजिस्टर, उनके अंदर मैनुअल एंट्रियां होती थी। तो जो ही कंप्यूटराइजेशन आई, सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस कराया गया, पूरी दुनिया के अंदर उन सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल किया जाने लगा। उसकी वजह यह है कि आपका कोई भी बैंक पाकिस्तान के अंदर बैठा पूरी दुनिया के किसी भी बैंक के सिस्टम के अंदर जाके एंट्रीज कर रहा है, एंट्रीज ले रहा है। ऐसा नेटवर्क डेवलप हो गया है। तो HBL ने क्या करना शुरू किया कि उन्होंने, मैं पहले आपको एक प्रोडक्ट के हवाले से बात करता हूँ, फिर सिस्टम के हवाले से बात करता हूँ। तो जो ही सिटी बैंक से HBL ने उसकी इस फैसिलिटी को खरीदा, तो ये जब इस तरह से होता है ना, तो जितने भी सब्सक्राइबर या कस्टमर होते हैं, पर कस्टमर वो भी बिकता है।
मतलब उसका जो क्रेडेंशियल है उसको भी साथ में बेचा जाता है। जब एक मोबाइल नेटवर्क कंपनी अब बिकती है तो जितने सब्सक्राइबर उसके पास होते हैं वो सारे के सारे सब्सक्राइबर, सारे के सारे कस्टमर, वो भी साथ में उनका प्रोफाइल भी बिक जाता है। तो अब व्हाट्सएप जो है, जब व्हाट्सएप बिका तो मैं देख रहा था कि तकरीबन $45 के करीब जो है वो एक सब्सक्राइबर की कीमत गालबन लगी है। तो कई बिलियन डॉलर्स के अंदर जो है इसको फेसबुक ने खरीदा है। तो जितने सब्सक्राइबर थे पर सब्सक्राइबर रेट जो है वो तय हुआ है, वो पे किया गया है इंक्रिप्शन के साथ साथ, उसकी सिक्योरिटी फीचर के साथ साथ। तो जो ही HBL के पास मामला आया तो एक दिन मुझे इतना बॉक्स जो है वो कुरियर आता है, जिस तकरीबन मेरा ख्याल है कि कोई मोर देन 15 डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स ऑफ चॉकलेट्स। तो चॉकलेट का एकदम बड़ा बॉक्स आता है जिसके अंदर एक वेलकम लेटर आता है कि मिस्टर मोहम्मद वहीद, वी वेलकम यू ऑन बोर्ड एट सिटी बैंक। एक साथ लेटर आता है, पर्सनली साइंड है, पर्सनली नेम्ड है। चॉकलेट के बॉक्स के साथ एक अपग्रेडेड क्रेडिट कार्ड आता है और साथ में ये ऑफर आती है कि जी आपका कार्ड पहले 1.5 लाख का था, हम आपको 1,80,000 रुपए का ये कार्ड करके देना चाहते हैं, आप उसके लिए अपनी विलिंगनेस दें। एंड आई डिड, आई अवेयर्ड दैट अपॉर्चुनिटी। तो अब ये चीजें कैसे मुमकिन थी? सबसे पहले आप देखें यहाँ पे ब्रांड इमेज चेंज हो रहा है। बैंक अपना ब्रांड इमेज चेंज कर रहा है, एक रवायती घिसे पिटे सरकारी एनवायरनमेंट को तोड़ के कन्वेंशनल कमर्शियल बैंकिंग की तरफ आ रहा है। तो नंबर 1, नंबर 2, उनकी ब्रांचेस के अंदर जितने भी लोग 50 प्लस हो चुके थे उन्हें गोल्डन शेक हैंड दिया गया, उन्हें ऑफर दी गई कि आप जो है वो बस अब रेस्ट करें, आप चाहें। क्यों? आप कंप्यूटर को सीख नहीं सकते, आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आने वाले जो है वो सॉफ्टवेयर की अपग्रेडेशन को नहीं सीख सकते, तो आपके लिए चीजें मुश्किल हैं। देखिए लर्निंग कर्व होता है, एक वो हम कहते हैं ना बूढ़ा तोता, उसको पढ़ाना मुश्किल होता है, एक लर्निंग कर्व होता है। जब आप उम्र के एक खास हिस्से में होते हैं आपकी लर्निंग तेज होती है, फिर एक ऐसा वक्त आता है कि आपकी लर्निंग सैचुरेट हो जाती है, मजीद नहीं सीख सकते और फिर उसके बाद में असफल साफिलीन, दोबारा से अल्लाह ताला कहते हैं मैं बच्चा बना देता हूँ, चीजें भूलनी शुरू हो जाती हैं। इवन मैंने कई बुजुर्ग ऐसे देखे हैं अपनी साथी औलाद भूल जाती है, उनके नाम भूल जाते हैं, बार बार उन्हें पूछते रहते हैं बेटा आप कौन है, पुत्र तू कौन है। तो ये भूल जाता है कि खाया क्या था, नाश्ते में क्या खाया था, दोपहर का खाना खाया था कि नहीं खाया था, नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। मेरे दादा अल्लाह जन्नत नसीब करे तो 80 प्लस के हुए तो उनके साथ भी यही असफला साफिरीन वाला मामला कि वो दोबारा अल्लाह ने बच्चा बना दिया। तो नमाज पढ़नी, नमाज पढ़ते मैंने गुजरना, उन्हें कहना कि वहीद पुत्र कल सुन, मैं इतनी रकत पढ़ी, पहले इतनी पढ़ी फिर इतनी पढ़ी, या मुझे याद नहीं आ रहा मैं कितनी पढ़ी है कितनी रह गई है। मैं क्या अब पढ़ी जाए, तो इसमें कौन सी नुकसान वाली बात है? आपका जब तक दिल कर रहा है पढ़ी जाए, जब दिल आपका जो है वो करे कि मैं अच्छा कुछ और करना है तो आप बस कर दें। मतलब ऐसी आपका जो लर्निंग कर्व है बाहैसियत एक ह्यूमन बीइंग, हमारा एक लर्निंग कर्व, बल्कि जितने भी लिविंग बीइंग है उनका लर्निंग कर्व एक खास हद तक ऊपर जाता है, फिर सैचुरेट होकर गिरना शुरू हो जाता है। तो कंपनीज या अदारे, क्योंकि ये वर्चुअल पर्सन्स होते हैं या यूं कह लें आर्टिफिशियल लीगल एंटिटीज होती हैं, तो इनकी भी जो लर्निंग है इनके स्टाफ के साथ होती है, इनकी जो लर्निंग होती है इनके लोगों के साथ होती है। तो जब इनके लोग लर्निंग करते रहते हैं तो अदारे बेहतर होते रहते हैं। जो ही उनकी लर्निंग सैचुरेट होती है या वो लर्निंग छोड़ देते हैं फिर अदारे गिरावट की तरफ जाते हैं। तो यहां हमने बात की कि किस तरह से मैक्रो एनवायरमेंटल फोर्सेस या फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी परफॉर्मेंस को, और अपने मार्केटिंग प्लान को बनाने से पहले, अपने किसी बिजनेस को लॉन्च करने से पहले यू नीड टू एड्रेस दीज फोर्सेस पेस्टल। फिर पेस्टल के बाद ये मैक्रो एनवायरमेंटल फोर्सेस हैं, फिर माइक्रो एनवायरमेंटल फोर्सेस हैं। यहां पे माइक्रो एनवायरमेंटल फोर्सेस में डायरेक्ट या इंटरनल फोर्सेस हैं, इनडायरेक्ट या एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जिसमें हमने बात की कि आपके स्टेक होल्डर्स हैं, आपके वेंडर यानी कि सप्लायर, आपके कस्टमर्स, आपका कंपटीशन, ये उसके अंदर आ जाते हैं। फिर सोसाइटी इन एट योर अराउंड।
फिर हमने माइक्रो इंटरनल इन्वायरमेंट की बात की, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रेमिसेस या हदूद के अंदर अंदर होता है, जिसमें हमने बात की आपकी बिल्डिंग, आपके पास स्पेस, आपके पास मशीनरी, आपके पास टेक्नोलॉजी, आपकी जो वर्क फोर्स है या इंटरनल कस्टमर्स हैं, आपके जो एग्जीक्यूटिव्स या डायरेक्टरान या मालकान हैं, ये फिजिकल स्टफ के अंदर हैं। जो नॉन फिजिकल स्टफ है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है, आपका एनवायरनमेंट है, आपकी पॉलिसीज हैं, आपके स्टैट्यूट्स हैं, आपके जो कवानीन, ज़ाब्ते और ज़ाब्ता इखलाक वगैरह आपने या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स डिज़ाइन किए हैं या SOPs डिज़ाइन किए हैं, ये आपके इंटेलेक्चुअल स्टफ के अंदर आता है। तो इन चीज़ों को स्कैन जब आप लोग करते हैं तो यू कम टू नो कि आपकी स्टैंडिंग क्या है, आपके अंदर कौन कौन से पॉजिटिव चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके अंदर अच्छी नहीं हैं। तो एनवायरनमेंट स्कैन बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, किसी भी सर्विस को लॉन्च करने के लिए। जब भी आप किसी अदारे की रिप्रेजेंटेशन करते हुए कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो उसमें एनवायरनमेंट स्कैन एक पहला मस्ट है। और एनवायरनमेंट स्कैन करने के लिए अमूमी तौर पे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी सहारा ले सकते हैं। प्राइमरी डेटा को भी यूज कर सकते हैं और सेकेंडरी डेटा को, जिसमें मैंने कहा कि इकोनॉमिक सर्वेस हैं या स्टैटिस्टिक्स हैं, उनको भी लेके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एनवायरनमेंट के हवाले से आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो एनवायरनमेंट स्कैन के हवाले से, स्वॉट के हवाले से, तो आप जो है वो इसको स्ट्रीमलाइन करें और कमेंट करें, उसको मैं जवाब दूंगा। तो आज की हमारी इस डिस्कशन का तीसरा हिस्सा है गैप एनालिसिस। गैप एनालिसिस, ये गैप से मुराद डिफरेंस है। अब आप इसको यूं कर लें, अब आप इसको यूं कर लें। तो गैप से मुराद ये है कि आप बाहैसियत, अच्छा इसको भी आप स्वॉट की तरह मल्टीपल लेवल्स के ऊपर कर सकते हैं। एज एन इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के लिए भी कर सकते हैं, अपनी कंपनी के लिए भी कर सकते हैं, इंडस्ट्री के लिए और अपने लिए भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप करते हैं इसको, मैं छोटे लेवल से शुरू होता है इंडिविजुअल के तौर पे। आप हैं, आपके डिफरेंट क्लास फेलोज हैं, आपका अब आप में और उनमें गैप क्या है? आप पंक्चुअल हैं, वो पंक्चुअल हैं, ऊपर या नीचे। आपकी पंक्चुअलिटी लेवल क्या है, उनका पंक्चुअलिटी लेवल क्या है? आप जो है वो रिटन असाइनमेंट्स के अंदर, आप प्रेजेंटेशंस के अंदर आप कहां पे खड़े हैं, वो कहां पे खड़े हैं। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के अंदर आप कहां खड़े हैं, वो कहां खड़े हैं। सब्जेक्ट्स की बात करें तो एग्जामिनेशन में अपनी परफॉर्मेंस के अंदर आप CGPA में कहां खड़े हैं, वो कहां खड़े हैं। तो ये चीजें आप में और उनके दरमियान में जो गैप है वो उसको आइडेंटिफाई करेंगे। और फिर गैप की वजह भी, गैप की कोई ना कोई डेफिनेट वजह होगी। आप मेहनत कम करते हैं, वो मेहनत ज्यादा करते हैं। आप किसी सब्जेक्ट के अंदर जो है वो आपका नेचुरल एप्टीट्यूड है, उनका एप्टीट्यूड नहीं है, रुझान, टेंडेंसी। इसी तरह से आप अपनी प्रोडक्ट्स को देखें। प्रोडक्ट की मुख्तलिफ डायमेंशंस होती हैं, प्राइस, फीचर्स, ड्यूरेबिलिटी, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या वेरिएंट्स, ये आपके हो गए। फिर कंपटीशन के अंदर मौजूद जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्या प्राइस है, उनके अंदर क्या वेरिएंट्स या फीचर्स हैं, फिर उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी ड्यूरेबिलिटी क्या है। आप इन चीजों को परखते हैं, फिर आपको ये पता चलेगा कि आपकी प्रोडक्ट और उनकी प्रोडक्ट में क्या गैप है। एक स्टैंडर्ड होता है, आप देखिए कि उस स्टैंडर्ड से हम ऊपर हैं या नीचे हैं। हमारी प्रोडक्ट उस स्टैंडर्ड को मीट कर रही है, एक्सीड कर रही है, सुपरसीड कर रही है या बिलो दैट स्टैंडर्ड है। तो जब हमें इस चीज का अंदाजा होगा तो हम इस गैप को फिल करने की कोशिश करेंगे, हम इस गैप को एड्रेस करेंगे, रीजंस देखेंगे, या तो उस गैप की रीजंस देखेंगे, या इस स्टैंडर्ड को रेज करने के लिए कौन सी इनिशिएटिव्स, कौन सी एक्टिविटीज और एक्शंस हमें करना होंगे, उनकी तरफ हमें रहनुमाई मिलेगी। तो व्हाट एंड हाउ दे आर डूइंग दिस एंड व्हाट एंड हाउ वी आर डूइंग। गैप एनालिसिस करें।
अपनी एक प्रोडक्ट ले लें, कंपटीशन के अंदर 2, 3, 4 प्रोडक्ट्स ले लें, देखें क्वालिटी में हम कहां पे स्कोर कर रहे हैं और कंपटीशन में प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी कहां पे स्कोर कर रही है। प्राइस ले लें, हमारी प्राइस यहाँ पे है, कंपटीशन में प्रोडक्ट ए की प्राइस यहाँ पे है, बी की प्राइस यहाँ पे है, सी की प्राइस यहाँ पे, हम कहां अफोर्ड कर रहे हैं, हमें और उनमें गैप क्या है, ताकि हम उन गैप्स को आइडेंटिफाई करने के बाद रिजॉल्व करें और रिजॉल्व करके अपनी प्रोडक्ट को, अपने आप को, अपनी कंपनी को एक बेटर पोजीशन के ऊपर लेके जा सकें। तो गैप हमें इस चीज के ऊपर भी जो वो इशारा देता है कि अगर हमें कोई नई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करनी है तो हम उन गैप्स को एड्रेस करें और एड्रेस करने के बाद हम एक अच्छी प्रोडक्ट या अच्छी सर्विस को लेके आए। तो ये कुछ एनालिसिस हैं, बहुत बेसिक से एनालिसिस हैं। गैप एनालिसिस को आप जो है वो वेब ग्राफ के जरिए से एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या स्प्रेडशीट के अंदर भी बना सकते हैं। तो उसके लिए हम किसी और सेशन के अंदर इन चीज़ों को एड्रेस करेंगे, या बिलखुसूस जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेक्शन इसके अंदर पढ़ेंगे R&D का, तो उसके अंदर आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह से गैप एनालिसिस को आप जो है वो क्वालिटेटिवली बना सकते हैं। अच्छा, हमेशा कोशिश करें कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करें ताकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। न्यूमेरिक हमेशा क्वालिटेटिव चीज़ों से ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा प्योर रिफ्लेक्शन देते हैं चीज़ों की। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग लाइव इन टुडेज सेशन। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन, कोई राय, कोई क्रिटिक, कोई तनकीद आप करना चाहें, कमेंट बॉक्स हाजिर है। इस लाइव सेशन में इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।